हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड मैट्रिक्स। जैसे कि आपको पता है कि वी हैव स्टार्टेड सॉल्विंग एनडीए 2 2021 मैथमेटिक्स सेट ए पेपर और हमने पार्ट 1 सेशन में 1 to 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस सेशन की हम शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। चाहे तो आप क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हो। Now, the question is, for what values of k is the system of equations 2k square x plus 3y minus 1 equals to 0, 7x minus 2y plus 3 equals to 0 and 6kx plus y plus 1 equal to 0 consistent? तो हम लोग को k की वैल्यू डिटरमाइन करनी है ताकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाए। तो अभी अगर नोटिस करोगे आप क्वेश्चन में, तो हमारे पास है तीन इक्वेशंस तीन है और दो वेरिएबल्स की है। तो आपको एक बात यहाँ पे नोट करने की, जब भी आपके पास तीन इक्वेशंस होते हैं और दो वेरिएबल के तीन इक्वेशंस होते हैं और जब वो क्वेश्चन कंसिस्टेंट चेक करने का आता है और इट इज लाइक दे गिव द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो एंड सो लाइक दिस, तो आपको क्या करना होता है, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करना होता है। अभी कौन सा डिटरमिनेंट 0 लेंगे मैं यहाँ पे आपको वो बता दे रही हूँ। तो ये फॉर्मूला के तौर पे आप रिमेम्बर कर सकते हो। डिटरमिनेंट ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इक्वल्स टू 0 रहता है when such equations are consistent। तो ये बात आपको नोट कर लेनी है कि जब आपके पास तीन इक्वेशंस दो वेरिएबल्स के होते हैं और इसका डिटरमिनेंट इस तरह से डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 आता है तो तभी इक्वेशंस क्या होते हैं, कंसिस्टेंट। ओके, तो ये है बात। तो यहाँ पे अभी गौर करो, अभी ये जो मैंने C1 C2 C3 लिखा है ये मैंने पॉजिटिव में लिखा है यहाँ पे। ये कब यहाँ पे इस तरह से कॉलम में लिखा जाएगा, जब आपको इस तरह के इक्वेशन रहेंगे a1x plus b1y इक्वल टू c1, a2x plus b2y इक्वल टू c2, a3x plus b3y इक्वल्स टू c3। तो ये सिस्टम के लिए ये है फॉर्मूला, नोट कर लिया ये सिस्टम के लिए। अभी अगर गिवन सिस्टम आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू है C1 की वैल्यू राइट हैंड साइड में लेनी पड़ेगी, हमें राइट हैंड साइड सेंड करके लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर लिखते हैं डिटरमिनेंट। देयरफॉर फॉर द सिस्टम टू बी कंसिस्टेंट वी शैल हैव द डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो हम लिख रहे हैं डिटरमिनेंट नाउ 2k स्क्वायर है a1 का वैल्यू, फिर अपना b1 है 3 और c1 को कैसे लेंगे, राइट हैंड साइड लेके +1 लेंगे। यहाँ पे भी देख लो, फिर 7 -2 -3 लेंगे, 3 को उस साइड भेज दिया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 6k 1 और -1, ये +1 को राइट साइड भेज दिया। डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 सॉल्व कर लो। अभी एक्सपांड करेंगे 3/3 डिटरमिनेंट को। सो वी हैव 2k स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद -2 इंटू 1, दिस इज -2 इंटू -1 +2, माइनस इंटू माइनस से प्लस हो जा रहा है +3, देन -3 इंटू दिस इज 7 इंटू -1 -7, फिर -3 इंटू, तो ये हो जाएगा +3 6 18 होता है ना, ये हो गया। फिर +1 इंटू क्या है हमारा 7 इंटू 1 7, फिर माइनस इंटू प्लस, ये प्लस हो जाएगा 6 2 12k इक्वल टू 0। एक्सपांड करते हैं इस डिटरमिनेंट को, क्या दे रहा है 5 इंटू 2 10k स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस +21, देन माइनस इंटू प्लस माइनस 18 3 54k आएगा वहाँ पे, और क्या है 7 इंटू 1 7 प्लस 12k इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो इस इक्वेशन को, क्या दे रहा है 10k स्क्वायर -54 प्लस 12, मतलब ये होगा कितना होगा -42 होगा, 42k है ना। फिर 21 प्लस 7 टोटल हो जा रहा है 28 हो रहा है इक्वल टू 0। अभी ये इक्वेशन रिड्यूस बाय 2 हो सकती है ना, तो डिवाइड बाय 2 कर लेंगे हम, तो देगा 5k स्क्वायर -21k प्लस क्या होगा 14 इक्वल्स टू 0। अभी ये इक्वेशन को अच्छे से नोट करो, यहाँ पे ये इक्वेशन फैक्टराइजेबल नहीं है, इसको हम फैक्टर्स में डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मेथड बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और अगर आप ऑप्शन भी देख रहे हो तो ये तो सिंपल हमें हिंट दे रहा है कि फॉर्मूला ही लगाना है, क्यों हम टाइम वेस्ट करें स्प्लिटिंग मेथड में, है ना। तो इसीलिए ऑप्शंस को देखते देखते ही सॉल्व करना, एग्जाम में आपको हिंट्स मिलते जाएंगे, अदरवाइज यू विल बी सिंपली वेस्टिंग द टाइम इन स्प्लिटिंग द टर्म्स, है ना। तो जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला मेथड लगाएंगे। आपको सबको पता है फॉर्मूला, है ना, -b प्लस और माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर -4ac/2a होता है। ABC के आपको सभी को पता है ना। -b यहाँ पे क्या आएगा -21 है b का वैल्यू, तो ये हो जाएगा +21 प्लस और माइनस अंडर द रूट 21 -21 का स्क्वायर 441 -4 5 20 20 इंटू 14 कितना होगा
280 चेक कर लो अपॉन 10 है, तो सिंप्लीफाई करो, ये दे रहा है 21 प्लस और माइनस अंडर द रूट 161 चेक कर लो, है ना, डिवाइड बाय 10, और ये क्लियरली ऑप्शन में देके रखा है हमारा नंबर बी में। तो आप सॉल्व करते करते पूरा सॉल्व करना जरूरी नहीं, मैं आपके लिए सॉल्व करके दे रही हूँ, बट इन एग्जाम यू कैन solve and check the option where you are finding confidently option, there only you can stop there solving and go to the next question, don't waste your time। तो इस तरह से है ऑप्शन बी करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 21। आते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे नंबर 22 पे, और ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स चैप्टर से। द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय दिस, ये क्या है, ए इनवर्स है, ए इनवर्स दिया गया और बोला गया व्हाट इज ए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, रिवर्स में आया था, हमेशा ए देके ए इनवर्स पूछने वाला, अभी ए इनवर्स देके ए पूछ रहा है यहाँ पे। तो आपको तो पता ही है कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। तो ये इक्वेशन दो तरीके से यूज होती है, कैसे, हम इसे बोलते हैं ए इनवर्स का इनवर्स ए है, और ए का इनवर्स क्या है, इनवर्स ऑफ ए है। तो ये बात आपको पता है, जब भी आपके पास कोई इनवर्स मैट्रिक्स होती है उसको फिर से इनवर्स ले लो, आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स ए मिल जाती है, जैसे कि ये हुआ। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, ये क्वेश्चन में हमारे पास दो ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से एक मैट्रिक्स उठा के उसका इनवर्स देखेंगे, कौन सा इनवर्स ये दे रहा है वो हमारा ऑप्शन होगा। या तो दूसरा बेस्ट अप्रोच जो मैं अभी करूंगी वो है, मैं गिवन मैट्रिक्स को ही पकड़ूंगी, उसका इनवर्स ढूंढूंगी, क्योंकि मेरे को पता है, क्या पता है, ये चीज मुझे पता है क्या, कि ए इनवर्स का इनवर्स तो फिर से ए ही होगा ना, मुझे कैसे भी ए चाहिए, तो मैं गिवन इनवर्स का फिर से एक बार इनवर्स ढूंढूंगी, और मुझे बहुत इजीली पता है वो फॉर्मेट 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे बता दूं, अगर आपके पास A11, A12, A21, A22 मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स से x है तो x का इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्ट में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ x। और मैट्रिक्स कैसे बनती है, ये जो एलिमेंट्स है ना स्वाइप होते हैं, कौन से एलिमेंट स्वाइप होते हैं, ये एलिमेंट स्वाइप होते हैं। तो ये आता है A22 इधर आता है, A11 इधर आता है, और बचे हुए दो एलिमेंट्स है ना वो साइन में चेंज होते हैं सिर्फ। ये हो गया आपका फॉर्मूला तैयार 2x2 मैट्रिक्स के लिए इनवर्स फाइंड करने का। तो ये हम हिंट लगाएंगे यहाँ पे, गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका हम इनवर्स ढूंढ रहे हैं जो कि हमें आंसर देगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसका पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालने जा रही हूँ मैं, क्या है इसका डिटरमिनेंट, -2 इंटू -12 माइनस, ये इधर मैं इरेज कर दूँ, इधर कुछ दिख रहा है आपको, कुछ माइनस नहीं है वहाँ पे, ठीक है, प्लस है वो, -3/2 इंटू 1 क्या दे रहा है, ये 2 तो कैंसिल हो गया, +1 -3/2 जो दे रहा है हमें -1/2 चेक कर लो, ये हो गया डिटरमिनेंट। तो अभी मैं लिखने जा रही हूँ ए इनवर्स का इनवर्स जो कि है ए, कैसे मिलेगा भाई मुझे, ये मिलेगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसे लिखूंगी मैं, इन दोनों को स्वाइप करना है, स्वाइप कर दो, -12 इधर, इधर 2 -2 सॉरी, फिर बचे हुए दो को साइन चेंज कर दो, -1 और -3/2। बट हमारे ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, तो क्या करेंगे हम, कॉमन लेंगे यहाँ पे, डिटरमिनेंट का वैल्यू लिखेंगे, डिटरमिनेंट का वैल्यू है -12, तो एक्चुअली ये 1 अपॉन में है तो -2 हो गया। और मैं यहाँ से पूरे मैट्रिक्स से अगर मैं -12 को बाहर ले लेती हूँ तो ये बनेगा 1, ये बनेगा, -12 को बाहर ले रही हूँ तो ये 2 बनेगा, ये क्या बनेगा 3 बनेगा, और यहाँ पे बनेगा 4। मैं -12 को बाहर ले लिया तो ये तो कैंसिल हो गया, और मुझे क्या मिला 1 2 3 4 एज अ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए हमें मिल गई, वो है ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट चॉइस क्या हो गया इसका, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी नंबर 23, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बेस्ड ऑन द यू कैन से द फंक्शन टॉपिक और द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के पीरियड अगर आपने पढ़े ट्रिग्नोमेट्री में तो वहाँ पे ये इंक्लूड कर सकते हैं। पूछा गया है व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन f of x is equals to ln of 2 plus sin square x। तो हमें निकालना है व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन f of x इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फंक्शन क्या है ln of 2 plus sin square x, कैसे भी दे दो, यहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज करना है ये पूरे फंक्शन में जो पीरियड डिक्लेयर करने वाला जो फंक्शन है वो कौन है, वो है हमारा sin square x। यही फंक्शन है जो ये पूरे फंक्शन का पीरियड डिक्लेयर करेगा, और इसका जो पीरियड होता है वो हम डिटरमाइन डायरेक्टली नहीं कर सकते क्या, नहीं कर सकते। तो इसको हमें ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा, पैरेंट फंक्शन में, या तो साइन या तो कोसाइन या तो टैन या तो कॉट, जिसका पीरियड हमें पता है। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम आसानी से कॉस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, डबल एंगल फॉर्मूला आपको पता है ना, तो 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख सकते हैं। और आपको अभी पता है ये साइन स्क्वायर तो हो गया ठीक है, बट
इसका जो अभी ये आया है पीरियड में फिर से कौन अफेक्ट करेगा, ये तो कुछ भी चीजें जो है पीरियड में जो अफेक्ट करने वाला है वो है हमारा cos 2x। नाउ इन दिस यू शुड नो दैट पीरियड ऑफ cos x, पीरियड ऑफ cos x फंक्शन क्या होता है 2 पाई होता है। बट यहाँ पे तो हमारे पास क्या एंगल था 2x एंगल था, है ना, 2x था एंगल। 2x मतलब पीरियड विल रिड्यूस बाय 2, तो पीरियड ऑफ 2x क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ cos 2x, सॉरी पीरियड ऑफ cos 2x क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 2, जो ओरिजिनल पेरेंट फंक्शन का जो पीरियड है 2 पाई वो रिड्यूस बाय 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3x होता है तो रिड्यूस बाय 3, 4x होता है तो रिड्यूस बाय 4, ऐसे ये फॉर्मूलाज है, एक्चुअल कंसेप्ट वो है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई। तो मतलब अल्टीमेटली हमने क्या किया, आंसर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये पूरे फंक्शन का पीरियड जो डिक्लेरेंस था वो था साइन स्क्वायर एक्स के ऊपर, बट साइन स्क्वायर एक्स बनता तो इस तरह से सिंप्लीफाई हुआ, और उसमें भी हमें पता चला कि ये cos 2x से ही इसका पीरियड इफेक्ट करेगा, तो इसीलिए अब पीरियड ऑफ cos x हमने लिख के पीरियड ऑफ cos 2x लिखा, वही हमारा हो गया आंसर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज द चॉइस, ठीक है। पर रेड इंक लगा देते हैं यहाँ पे। ओके आगे बढ़ते हैं नंबर 24 पे। इफ साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 1 एंड 2 टाइम्स साइन ऑफ a माइनस b इक्वल्स टू 1 वेयर a एंगल एंड b एंगल आर अबाउ 0 एंड बिलो 90, मतलब a एंड b क्या एक्यूट एंगल है। सिंपल सा केस दिया था, ये ट्रिग्नोमेट्री का इजी क्वेश्चन था, और पूछा गया है व्हाट इज tan a इज टू tan b इक्वल टू, बहुत ही आसान क्वेश्चन। हमारे पास बताया गया है साइन ऑफ a प्लस b की वैल्यू 1 है और a एंड b एंगल तो एक्यूट है, तो ये तो 1 तो तभी पॉसिबल है ना, ये तो साइन 90 पे ही पॉसिबल है और कोई चॉइस नहीं है। a एंड b एक्यूट है तो उसका मैक्सिमम एडिशन क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो a प्लस बी का वैल्यू हमें मिल गया वो है पाई बाई 2। चलो इक्वेशन 1 बन गई, और दूसरा इक्वेशन देख के रखा था ये वाला 2 टाइम्स साइन a माइनस बी 1, इसका मतलब साइन a माइनस बी क्या हो गया यहाँ पे हाफ हो गया, है ना, और हाफ कभी आएगा, ये तो आएगा पाई बाय साइन ऑफ क्या 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6 पे, है ना। तो इसको सॉल्व कर लो, आपको इक्वेशन नंबर 2 मिलेगी, तो a माइनस बी आपको मिल जा रही है यहाँ पे पाई बाय 6 करके। तो अभी आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्व कर लो, आपको एंगल मिल जाएंगे। जब आप दोनों को ऐड करोगे b कैंसिल होगा, ऐड करते हैं तो 2a इज इक्वल टू में क्या मिलेगा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, क्या होगा इसका एडिशन, एलसीएम ले लो 6 है तो 3 प्लस 4 पाई बाय 6 मतलब 2 पाई बाय 3, तो a का एंगल आपको दे रहा है पाई बाय 3, अगर a पाई बाय 3 है दिस विल इम्प्लाइज b क्या होगा पाई बाय 6, चेक कर लो a प्लस b पाई बाय 2 है, अगर a 60 है तो b हो जाएगा 30, हो गया काम हमारा। अभी निकालना है tan a इज टू tan b, चलो लिखते हैं वैल्यू, tan ऑफ क्या है tan a मतलब tan 60 और डिवाइड में है tan 30, tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3, tan 30 का 1/√3, ये √3 चला जाएगा न्यूमरेटर में, बन जाएगा √3 इंटू √3, 3 अपॉन है 1, तो ये हो गया आंसर 3:1, दैट इज प्रोवाइडेड इन द ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट चॉइस क्या था, ऑप्शन डी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 25 को समझते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा और न्यू क्वेश्चन दिया गया था। अब तक परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन पे जो क्वेश्चंस आते थे नंबर ऑफ ट्रायंगल के, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन के, कोलिनियर पॉइंट्स के, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सबको हटा के अभी एक नया क्वेश्चन आया था एनडीए 2 2021 में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके, एक तो है हमारा फॉर्मूला जो कि हर एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन को लगेगा, दूसरा एक अप्रोच जो मैं इस लेक्चर में पढ़ाने वाली हूँ, तो ध्यान से आपको समझना है, बट सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्या दिया गया, कंसिडर अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ 10 साइड्स, एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका 10 साइड्स है, और पूछा गया है व्हाट इज नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग द वर्टाइसेस व्हिच हैव नो कॉमन साइड विथ एनी ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, ये था इंपॉर्टेंट यहाँ पे। भले हमें 10 पॉइंट्स का कुछ तो पॉलीगॉन देखे रखा है, अगर बोलता ट्रायंगल बनाओ तो हम बना देते, अगर ये n पॉइंट का पॉलीगॉन था तो ट्रायंगल बन जाता है NC3 से, आपको पता है एक ट्रायंगल को 3 पॉइंट चाहिए रहता है बनाने के लिए, तो कोई भी 3 पॉइंट रैंडमली चूज कर लो, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स तो है ना नॉन कोलिनियर है, तो कोई भी 3 उठाओ बन जाएगा ट्रायंगल, तो NC3 से हमें तो ट्रायंगल्स मिल जाते, बट वो बंदे ने हमें बोल के रखा था कि जो ट्रायंगल आप बना रहे हो वो ट्रायंगल का जो साइड है वो कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई भी साइड कॉमन नहीं होना चाहिए। अभी मैक्सिमम कितने साइड है ट्रायंगल को, 3 है ना, तो इसका ना एक साइड ना 2 साइड ना 3 साइड, कोई भी साइड ट्रायंगल के साथ कॉमन नहीं होना चाहिए था, ये था ट्विस्ट है क्वेश्चन में। तो अभी हम समझते हैं इसको सॉल्यूशन। इसका मैं पहला अप्रोच आपको इजी अप्रोच पढ़ा देती हूँ, फॉर्मूला जो सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और
कोई भी सम को कर सकते हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे देखना है n का वैल्यू। तो ये फॉर्मूला आप ऐसे डिट्टो ऐसे क्वेश्चंस के लिए याद रख सकते हैं। अगर ये आगे के एग्जाम में आएगा तो सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज होगा, ये n का वैल्यू चेंज होगा। यहाँ पे n देके रखा है 10, तो कोई भी n के लिए पॉलीगॉन ऑफ साइड्स n के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विथ नो साइड कॉमन with any of the sides of polygon। कोई भी साइड ऑफ पॉलीगॉन के साथ कॉमन नहीं होने चाहिए। तो ये है फॉर्मूला n इंटू एन माइनस 4 इंटू एन माइनस 5 अपॉन 6। ये है फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया क्या है फॉर्मूला? n इंटू एन माइनस 4 इंटू एन माइनस 5 अपॉन 6। तो आप क्या कर लो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो और निकालो। n का वैल्यू दिया गया है 10, 10 इंटू 10 माइनस 4 हो जाएगा 6, 10 माइनस 5 हो जाएगा 5 अपॉन 6। ये हो गया आंसर 50। तो हमें तो आंसर मिल गया कुछ सेकेंड्स में, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो फिर क्या करेंगे, क्या अप्रोच रहेगा ऐसे क्वेश्चंस का, वो मैं अभी पढ़ाऊंगी आगे। चलो फिर से एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे एक डायग्राम जो कि है डेकागॉन की। क्या है हमारा डेकागॉन? कौन होता है? पॉलीगॉन विथ 10 साइड्स। ठीक है, तो मैं इसको नंबरिंग कर देती हूँ, आसान होगा हमारे लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने इसके वर्टाइसेस को नंबरिंग कर दिया है। तो ये हमारा है डेकागॉन जो कि दिया गया है क्वेश्चन में। अभी देखो, जैसे कि मैंने बोला, आपको पता भी है कि ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, तो कोई भी साइड कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो मैक्सिमम या तो एक साइड कॉमन हो सकती है या तो 2 साइड कॉमन हो सकती है। 3 साइड कॉमन वाला ट्रायंगल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। 3 साइड कॉमन कैसे होगा? ये तो साइड सब पॉलीगॉन पे ही है, तो मैक्सिमम 2 साइड वाला कॉमन वाला ट्रायंगल बन सकता है ऐसे केस में। तो इसीलिए हमारे पास ऐसे ये क्वेश्चन को अपियर करने के लिए 2 केसेस है। हमें देखना होगा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विथ 1 साइड कॉमन, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विथ 2 साइड कॉमन। तो पूरे जितने ट्रायंगल बन पा रहे हमारे, उसमें से अगर हम लोग ये कॉमन वाले निकाल देते तो बचे हुए तो हमारे नॉन कॉमन वाले है, जो कि हमारा क्वेश्चन है ना। तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, अभी 2 केसेस बनाऊंगी। पहले तो मैं लिख देती हूँ कि नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल्स हमारे पास है n इक्वल टू 10। तो मैं पहला तो जेनेरिक लिख देती हूँ कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, या तो नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल्स बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा NC3, दैट इज 10C3। इसका वैल्यू अब निकाल लो, 120 आएगा। देख लो 10C3, ये हो गई बात। बट हमें अभी देखना है, इसमें तो कॉमन आ रहा है, 1 साइड कॉमन है, 2 साइड कॉमन है, तो अभी वो क्या चीज़ है वो निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी लिख रही हूँ, 2 कॉलम बना रही हूँ। 1 साइड कॉमन, नंबर ऑफ 1 साइड कॉमन ट्रायंगल, 1 साइड कॉमन ट्रायंगल्स, ये लिखने जा रही हूँ मैं, इसका नंबर लिखने जा रही हूँ। डायग्राम से मैं बताती हूँ आपको। देखो 1 साइड कॉमन वाले कितने ट्रायंगल होंगे। अभी मैंने इधर है एक साइड, मतलब 2 वर्टाइसेस से एक साइड बनता है, एक ही साइड कॉमन चाहिए मुझे। अभी अगर मैं ये वर्टेक्स 1 को 10 के साथ कनेक्ट करूँ तो 2 साइड कॉमन आ जाएगा। ये 2 को मैं 3 के साथ कनेक्ट करूँ तो 2 साइड कॉमन आ जाएगा। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो मैं क्या करूँगी, मैं ये वाला वर्टेक्स और ये वर्टेक्स को नहीं टच करके बाकी के वर्टेक्स को आई कैन टेक इट टू मेक ए ट्रायंगल। तो कितने बचे अभी, बाकी के कितने वर्टेक्स बचे? आप देख पा रहे हैं ना, ये सब ट्रायंगल बनेंगे। डायग्राम आप अच्छे से विजुलाइज कर लो, इतना अच्छे से दिख के नहीं आ रहा है। तो ये कितने ट्रायंगल है, देखो ये इधर से कनेक्ट हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, कितना हुआ? 6। ये एक साइड के लिए 6 ट्रायंगल बनेंगे। बट अभी तो 10 साइड है ना इसको, तो कोई भी ऐसा एक साइड उठा के कर सकते हैं। हर एक साइड के लिए ऐसे 6 ट्रायंगल बनेंगे। तो टोटल 10 इंटू 60 1 साइड कॉमन वाले ट्रायंगल बनेंगे। तो कितने हैं वो? 10 इंटू 60 बनेंगे ये ट्रायंगल्स 1 साइड वाले। ये हो गई बात। और मैं अभी लिखती हूँ नंबर ऑफ, आगे एक स्लाइड ले लेते हैं और एक आसान रहेगा हमारे लिए। तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेती हूँ और ये पार्ट मिटा देते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे अभी लिखना है नंबर ऑफ 2 साइड कॉमन वाले ट्रायंगल। और डायग्राम को भी मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, 2 साइड कॉमन वाले देखना है क्योंकि हमें विजुलाइज करना है इसको अच्छे से। 2 साइड कॉमन वाले देखना है अभी। ठीक है, तो लिखते हैं नंबर ऑफ 2 साइड्स कॉमन ट्रायंगल्स। ये कितने हो सकते हैं? देखो 2 साइड कॉमन बनाना है। अभी मैं फिर से एक बार नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी मैं ले रही हूँ ये साइड कॉमन, 1 2 कॉमन और 1 10 कॉमन। तो ये एक ट्रायंगल बनेगा, है ना। तो इस तरह से दूसरा बनेगा, ये तीसरा बनेगा,
ये चौथा बनेगा, ये पांचवा बनेगा, छठा बनेगा, ये सातवां बनेगा, आठवां बनेगा और ये नौवा बनेगा। और कितना हो गया देखो टोटल, टोटल आप काउंट कर लो। यहाँ से आपने चालू किया दो साइड वाला है ना, ये एक बन गया था 1 2 3 वाला, समझ में आ रहा है, 1 2 3 वाला ये एक बन गया था। फिर ये 2 3 4 वाला है ना, फिर ये 2 3 5 वाला, 1 2 3 तो यहाँ पे हो गए। मतलब ये टोटल देखो कितने बनेंगे, टोटल 10 बनेंगे। 10 वर्टाइसेस है ना, हर एक वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है ट्रायंगल। सिंपल सी बात है यहाँ पे विजुअलाइज करने, हर एक वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो टोटल यहाँ पे बनेंगे 10 ट्रायंगल्स। आप आसानी से उसको विजुअलाइज कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। कितने ट्रायंगल्स बनेंगे यहाँ पे 10। एक बार फिर से बता दो आपको, देखो ये हो गया एक, ये हो गया दो, हर एक वर्टेक्स से कनेक्ट हो रहा है। देखो दो साइड वाला ट्रायंगल, हर एक वर्टेक्स, ये मैं यहाँ पे भूल गई है ना, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। ठीक से ड्राइंग नहीं हो पा रही है तो आप ध्यान से कर सकते हो। ये हो जाएगा, अरे ये तो कट हो गया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा है ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। टोटल देखो 10 आएंगे, किधर मेरा मिस हो गया तो आप ड्रॉ कर लेना। तो टोटल ये आ जाएंगे 10। मानते हो ना, हर एक वर्टेक्स से ट्रायंगल स्टार्ट हो रहा है फॉर कॉमन टू साइड्स के लिए। तो इसीलिए अभी रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स हम लिखेंगे। रिक्वायर्ड मतलब हमें जो क्वेश्चन में चाहिए। तो रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स कितने, 120 में से सब्ट्रैक्ट करो 60 और 10 को, कितने बचे 50 बचे कि नहीं। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हो। मुझे पता है आपको बेस्ट अप्रोच क्या रहेगा फॉर्मूला का, बट ये है बेसिक्स बिहाइंड द सीन। ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 25। आगे बढ़ते हैं नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, कंसिडर ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x to the power 4 minus 10x square plus 9 equals to 0 and they have asked us to find the sum of the absolute values of the roots। ये नोट करो, absolute values of the roots लेके उसका एडिशन करना है और देखना है कि क्या ऑप्शन आता है। अभी ये इक्वेशन तो डिग्री 4 की है, कोई बात नहीं, आप देख रहे हो, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप x स्क्वायर को t ले लोगे से, देन आपका इक्वेशन मिल जाएगा t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 इक्वल टू 0। और ये आसानी से स्प्लिटिंग मेथड से हो जाएगा, 9 1 है ना, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 9t माइनस t प्लस 9 इक्वल्स टू 0, जो देगा t इंटू टी माइनस 9, माइनस 1 कॉमन ले लो, t माइनस 9 इक्वल्स टू 0, जो हमें दे रहा है t माइनस 9 इंटू टी माइनस 1 इक्वल्स टू 0, जो हमें देगा दो वैल्यूज फॉर t इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 1। बट हमारा t क्या था, x स्क्वायर था, so this will implies x square equal to 9 और x square equal to 1, जो हमें देगा x equal to plus or minus 3 और x equal to plus or minus 1 by taking square roots। तो अभी हमें चाहिए absolute values। so absolute values क्या है, absolute values है मॉडुलस ऑफ 3 3, मॉडुलस ऑफ माइनस 3 3, मॉडुलस ऑफ प्लस 1 1, मॉडुलस ऑफ माइनस 1 1। तो अभी इनको करना है हमें सम। तो सम मिलेगी हमें 3 प्लस 1 प्लस 1 क्या दे रहा है 9, 6 प्लस 2 8। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, फिर ऑप्शन सी है। क्लियर है बात। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26। और अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत अच्छा क्वेश्चन था फ्रॉम द बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर से, जो कि अलजेब्रा का ही चैप्टर है। अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कंसिडर द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n। 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपांशन कंसिडर करना है और उसमें लेट करना है p q r and s be the coefficients of first, second, nth and n plus 1th terms respectively। what is ps plus qr equal to, पूछा गया है। ps प्लस qr की वैल्यू निकालनी है, ps प्लस qr की वैल्यू निकालनी है हमें। p q r s क्या है, कोएफिशिएंट्स है। तो पहले तो मैं इसका एक्सपांशन आपको लिख के बता दूं, आप खुद ब खुद ये समझ जाएंगे आसानी से। 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपांशन लिखते हैं, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन nc n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस ncn एक्स टू द पावर n। अभी आपको पता है अगर एक्सपोनेंट n है तो टोटल इसमें कितने टर्म्स है, n प्लस 1 टर्म्स है। तो अभी मेरे को आप बताओ इसमें का nth टर्म कौन है, nth टर्म कौन है, nth टर्म कौन है, यहाँ पे अंडरलाइन करके बताओ। ये है हमारा nth टर्म, nth टर्म है nc n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1। और n प्लस 1th टर्म कौन है वो भी लिख देते मैं यहाँ पे। n प्लस 1th टर्म कौन है हमारा, nc n एक्स टू द पावर n। ये जो लास्ट वाला टर्म है ना, ये हमारा है n प्लस 1th टर्म।
और पहले दो टर्म तो कोई भी बता सकता है, आप भी बता चुके होंगे खुद को, है ना। NC0 और NC1 ये हमारे है, ये कोएफिशिएंट वाले जो टर्म है ये हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो अभी मैं लिखती हूँ PQRS की वैल्यू। P की वैल्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म NC0, इसका वैल्यू आपको पता है 1 है। Q क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ द सेकेंड टर्म क्या है? NC1। NC1 का वैल्यू होता है n, पता है आपको। और R क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ nth टर्म। nth टर्म क्या थी मैंने बताया? NCn-1। इसको निकाल लो चाहो तो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करोगे क्या देगा ये? n फैक्टोरियल अपॉन, देखो न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में n माइनस 1 है, तो मैं इसको लिखूंगी n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन ये n माइनस n तो कैंसिल हो गया, 1 बचा, तो 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये भी क्या दे रहा? n दे रहा। r का वैल्यू मिल गया। और क्या बचा? s का वैल्यू क्या है? NCn का वैल्यू 1 होता है। तो सब वैल्यूज हमें मिल चुके। तो अभी हम निकालेंगे PS प्लस QR। P का वैल्यू क्या था? 1। S क्या था हमारा? लास्ट, वो भी 1 मिला NCn। Q क्या था हमारा? Q था हमारा सेकेंड टर्म, n मिला। R भी क्या था? R था हमारा nth टर्म का वैल्यू क्या मिला? n कोएफिशिएंट, है ना। तो ये मिल गया 1 प्लस n स्क्वायर, जो कि दे रखा है ऑप्शन सी में। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं नंबर 28th क्वेश्चन इन लाइन विद अस। 28th क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से दे रखा था। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3π/2 फॉर 0 लेस देन इक्वल टू x, y, z लेस देन इक्वल टू 1। What is the value of x to the power 1000 plus y to the power 1001 plus z to the power 1002? ये कुछ भी देने दो, मेन जो सॉल्व होता है क्वेश्चन ये इसी गिवन से सॉल्व होता है। सिर्फ उसको नोट करो, आपको सम 3π/2 कब मिलेगी? Yes, this 3π/2 is clearly the sum of π/2, π/2, π/2 when this domain is given. It's not possible other way, right? Therefore यहाँ पे हमें ये साइन इनवर्स x की वैल्यू एक्चुअली क्या है? साइन इनवर्स ऑफ 1 है, ताकि वो π/2 दे। सिमिलरली साइन इनवर्स y भी जो है साइन इनवर्स ऑफ 1 है, जो वो π/2 देंगे। सिमिलरली साइन इनवर्स z ये भी है साइन इनवर्स ऑफ 1, जो कि देगी वैल्यू π/2। तो हमें बेसिकली क्या समझा यहाँ पे? x और y और z तीनों की वैल्यू सेम है और दैट इज इक्वल्स टू 1 ओनली। तो ले लो और सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पे। तो इसीलिए आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, कुछ भी पावर रहने दो, 1 का एनी पावर इज 1 ओनली, तो ये हो जाएगा 3। तो करेक्ट ऑप्शन हेंस क्या था इसका? ऑप्शन नंबर, यस द राइट इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। लेट sin x plus sin y equal to cos x plus cos y for all x, y belongs to set of real numbers and asked what is tan of x/2 plus y/2 equal to? Is it 1, 2, √2 और 2 √2? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी आई थी इंडिया 2021 अब तक, अगर मैं बोलूँ तो एज पर माई एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे अगर हम देखते, हमें दे रखा है sin x प्लस sin y इक्वल्स टू cos x प्लस cos y। इसमें कौन से फॉर्मूला लगेंगे आपको पता है? इसमें आपको लगेंगे फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। sin x प्लस sin y का फॉर्मूला हो जाता है 2 sin x प्लस y/2 cos x माइनस y/2। मैं लगा रही हूँ फॉर्मूला यहाँ पे, जो आपको आपने याद कर चुके होंगे, नहीं किए तो अभी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज। विदाउट फॉर्मूला तो ये सम सॉल्व ही नहीं होगा आपका। cos x प्लस cos y का फॉर्मूला होगा 2 टाइम्स cos x प्लस y/2 cos x माइनस y/2। तो अगर हम देखेंगे दोनों साइड जो कैंसिल हो रहा है cos वाला टर्म, और 2 भी कैंसिल हो रहा है, सही बात है। साइन ऑफ x प्लस y/2 डिवाइडेड बाय cos ऑफ x प्लस y/2 इक्वल टू 1। और ये क्या हो जा रहा? ये हो जा रहा tan ऑफ x प्लस y/2। और यही तो पूछ के रखा हमें, x/2 प्लस y/2 बोला है, यही तो सेम है, वो यही है ना। ये tan ऑफ x/2 प्लस y/2 ही है। इसकी वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल गई, 1 है। तो ऑप्शन तो हमें मिल चुका कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। बढ़ते हैं आगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर पे 30 पे। लेट a इज प्रोवाइडेड एंड mi प्लस na the whole square equal to a, it's provided, and they said m and n are positive real numbers and I is the identity matrix. So what is m plus n equal to?
सिंपल सॉल्विंग बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ पढ़ के रखने की जरूरत नहीं थी मैट्रिसेस का, तो ऐसे ही आसान क्वेश्चन आ गया था ये। ठीक है, हमें निकालनी है m+n की वैल्यू, जो बोला गया वो करो, सिंपल जो दिया गया उसको यूज करो। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन था। यहाँ पे a देखे रखा है, क्या क्या चाहिए देखो, हमें चाहिए mi, हमें चाहिए na और टोटल मैट्रिक्स का स्क्वायर चाहिए, तो वो हम पहले बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख दूँ mi मैट्रिक्स। क्या है हमारा mi मैट्रिक्स? m0 0m, मानते हो? I इज अ 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, m मल्टीप्लाई कर लो, फिर लिखते हैं na क्या हो जाएगा, लिखते हैं 0 2n -2n 0, देखे रखा है ना ये, उसी से मैंने na बना दिया। अभी मैं क्या बनाऊंगी, mi प्लस na का वैल्यू क्या है, ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, क्या दे रहा है, m 2n -2n m। Now what do you want? We want the square of this matrix. So on the next line, mi plus na, the matrix square, let us find out. So already we have got this matrix, तो उसका square लिखते हैं। वो matrix है m 2n -2n m, this matrix multiplied with itself। चलो इसका प्रोडक्ट हम फाइंड कर लेते हैं फटाफट से। ये हमें देगा m इंटू एम एम स्क्वायर, 2n इंटू -2n हो जाएगा -4n स्क्वायर, फिर रो इंटू कॉलम कर लेते हैं, 2mn प्लस 2mn, ठीक है, और -2n इंटू m -2mn, देन -2mn, और रो इंटू कॉलम कर लो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा -4n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो बेसिकली अगर मैं रीराइट करूँगी तो ये क्या है, m स्क्वायर -4n स्क्वायर, फिर ये है 4mn, ये है -4mn, और ये है m स्क्वायर -4n स्क्वायर। तो अभी ये मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, इक्वेट करना है a के साथ। सो ऑन द नेक्स्ट लाइन में लिखूंगी, इसको एक बार डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो मिला है अभी, ये जो मैट्रिक्स मिला है वो मैं लिख रही हूँ, वो है हमारा m स्क्वायर -4n स्क्वायर, फिर यहाँ पे 4mn, फिर है -4mn, और ये है m स्क्वायर -4n स्क्वायर। इसको हम इक्वेट कर रहे हैं इक्वल टू a के साथ, जो है 0 2 -2 0। इक्वेट करो, दो इक्वेशन आपको मिलेंगे, ये इक्वेट करो 0 के साथ, क्या देगा, m स्क्वायर -4n स्क्वायर की वैल्यू 0, जो हमें दे रही है m स्क्वायर इक्वल टू 4n स्क्वायर करके, है ना। और इसको -4mn को भी इक्वेट कर लो 2 के साथ, क्या देगा, वो देगा 2mn इक्वल टू 1, दैट इज mn इज इक्वल टू 1/2। तो इसमें से आप किसी एक को निकाल सकते, तो मैं n को निकाल लेती हूँ, ये मैं लिखूंगी 1/2m। अभी इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ ऊपर वाली इक्वेशन में, तो ये मुझे सॉल्व करके देगी, है ना। नेक्स्ट क्या देगा, वो m का वैल्यू देगा मुझे। तो आगे की लाइन पे लिखते हैं, हमारे पास है m स्क्वायर इक्वल टू 4n स्क्वायर, और मैं अभी लिख रही हूँ n का वैल्यू, n का वैल्यू मैंने ले लिया है 1/2m, तो इसका स्क्वायर, तो ये सॉल्व कर लेते हैं, m टू द पावर 4 इक्वल टू ये 1 आ जाएगा, देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया एक्चुअली, m स्क्वायर प्लस 1 इंटू m स्क्वायर -1, है ना, m स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो एक्चुअली m का वैल्यू है प्लस और माइनस i, और m का वैल्यू है प्लस और -1, बट m एंड n उसने क्या बोला है, रियल नंबर्स, तो ये तो हम नहीं ले सकते, दिस वी कांट टेक, बिकॉज m एंड n आर रियल नंबर्स, तो हम ये लेंगे m इक्वल टू प्लस और -1। तो नेक्स्ट लाइन पे अगर m की वैल्यू +1 है या -1 है, तो n की वैल्यू क्या आएगी, n क्या था, 1/2m था, तो ये आएगा प्लस और माइनस हाफ, है ना। तो देयरफॉर m प्लस n की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। जब दोनों क्या रहेंगे, मतलब पॉजिटिव में रहेंगे, तो 1 प्लस हाफ जो देगा हमें 3/2, अगर निगेटिव में रहेंगे दोनों, m -1 रहेगा तो n माइनस हाफ रहेगा, तो -1 माइनस हाफ क्या देगा, -3/2। बट ये दो वैल्यूज में से कौन सा ऑप्शन में दिया उसको आप उठाएंगे, वो देख रखा है पॉजिटिव वाला, तो हेंस करेक्ट चॉइस क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, cot of sin inverse 3/5 plus cot inverse 3/2 equals to, is it 6/17 or 7/16 or 16/7 or 17/16? इजी क्वेश्चन था। देखो आपको करना क्या था, बाहर दिया गया था cot, तो ऑब्वियस था कि हमें अंदर सिंप्लीफाई करके cot इनवर्स समथिंग लाना था, ठीक है, cot इनवर्स में लाना था, बट दिया गया है साइन इनवर्स और cot इनवर्स में। तो हम क्या करेंगे, ये जो साइन इनवर्स 3/5 है, इसको हम cot में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, कैसे, विद हेल्प ऑफ राइट ट्रायंगल। तो हम लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स 3/5 को समथिंग एंगल लेट कर लेते हैं, चलो बोल दिया मैंने x करके,
तो ये हो जाएगा 3/5 इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। तो मैं यहाँ पे इसको इमेजिन करूंगी वन ऑफ द राइट ट्रायंगल और विद दिस एज द एंगल एक्स, ये मैंने ले लिया एंगल एक्स है मेरा, तो एक्स का अपोजिट है 3 और हाइपो है 5, तो ये एडजेसेंट हो जाएगा 4। ये तो ट्रिपलेट हो गया है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो हो गया। यहाँ पे हमें मिल जाएगा कॉट ऑफ एक्स, क्या मिलेगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट है 4, अपोजिट है 3, 4/3 मिल गया। तो हम क्या करेंगे, अब ये साइन इनवर्स 3/5 को निकाल के इसको हम लिखेंगे कॉट में, तो x इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स ऑफ 4/3। तो x की वैल्यू क्या हुई, कॉट इनवर्स ऑफ 4/3 होगी। तो अभी ये जो हमने x माना, ये x को हटा के अभी क्या लिखेंगे, ये वाला x लिखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन हो गया कॉट इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 3/2। अभी ये जो ब्रैकेट आप देख पा रहे हो, ये ब्रैकेट का तो हमारे पास है वैल्यू जो कि है फॉर्मूला, वो है कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला लगाते हैं। ये फॉर्मूला है कॉट इनवर्स ऑफ x इंटू वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये होता है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अभी हम लगाएंगे, तो इससे हमें क्या मिलेगा देखो। ये हमें ये फॉर्मूला हमें क्या दे रहा है, कॉट इनवर्स ऑफ वैल्यू एक्स वाई मतलब 4/3 इंटू 3/2 क्या देगा 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 4/3 प्लस 3/2 कर लो, कितना होगा 2 4 8 प्लस 9 17/6 होगा। तो एक्चुअली ये दे रहा है कॉट इनवर्स ऑफ, लिखते हैं कॉट इनवर्स ऑफ 6/17, 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, तो ये दे रहा है 6/17 और कॉट इनवर्स सिंप्लीफाई हो गया। आंसर क्या आ गया, ये आंसर आ रहा है 6/17 जो कि दे के रखा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट चॉइस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अगेन ट्रिग्नोमेट्री से था। Let 4 into sin square x equal to 3, where 0 lesser than equal to x less than equal to pi. So what is tan 3x equal to? सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे ये जो गिवन था इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हमें tan 3x मिले, ऐसा था ये क्वेश्चन। तो 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स हमें था 3, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, ये हो गया 3/4 और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो साइन एक्स हमें क्या देंगे, प्लस और माइनस √3/2, प्लस और माइनस √3/2। देखो एंगल का रेंज हमारे पास है 0 to पाई, तो इसमें से प्लस और माइनस 3/2 दो वैल्यूज है, तो हम कोई भी एक ले सकते हैं। तो अगर मैं ले लेती हूँ साइन एक्स इक्वल टू √3/2, ओके मैं टेक कर लेती हूँ, दो वैल्यू अवेलेबल है, कोई भी एक ले लेते हैं, है ना, दोनों से तो आंसर सेम ही आना चाहिए। साइन एक्स इक्वल टू √3/2 ले लिया, तो एक्स इक्वल टू क्या है 60 डिग्री। अगर x 60 डिग्री है तो मुझे क्या निकालना है, tan 3x। तो मैं यहाँ पे निकालना चाहूँगी tan 3x। tan 3x मतलब tan ऑफ 3 इंटू 60 डिग्रीज क्या होगा, tan ऑफ 180 डिग्रीज। tan ऑफ 180 डिग्री मतलब पाई, एन पाई वैल्यू आपको पता है tan n पाई 0 बिकॉज साइन n पाई 0, तो ये हो गया 0। हेंस इसका करेक्ट चॉइस क्या हो गया, ऑप्शन सी। अब चाहे तो माइनस √3/2 से भी कंटिन्यू करके x क्या आएगा 120 डिग्री आएगा, है ना, when you take minus √3/2, तो x 120 मतलब ये फिर से क्या होगा 360 होगा, 3 इंटू 120, तो tan 360 भी तो 0 है, तो वैसे भी आंसर 0 ही आना है कैसे भी जाओ। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 33 जो कि थोड़ा सा सॉल्विंग पे था, थोड़ा ज़्यादा सॉल्विंग पे था, एओडी का क्वेश्चन था। ठीक है, देखते हैं ये क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। लेट पी क्यू एंड 3 बी द रिस्पेक्टिवली फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म्स ऑफ एन एपी। Let D be the common difference. If the product PQ is minimum, then what is the value of D? हमें निकालना है D। मतलब हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये जो PQ है, PQ को हमें फंक्शन ऑफ D बनाना है, तभी तो जाके हम उसको मिनिमाइज करके वैल्यू ऑफ D निकाल सकते ना। अगर PQ का एक्सप्रेशन D में बनेगा तभी तो जाके हमें D की वैल्यू आएगी। तो चलो लिखते हैं, गिवन क्या है हमारा, P क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हम A के तौर पे लेते हैं, फर्स्ट टर्म इन AP को मैंने क्या लिया, A लिया, फर्स्ट टर्म इन AP। तो अभी पता है आपको सेकेंड टर्म Q, सेकेंड तो हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे थर्ड टर्म चाहिए। थर्ड टर्म क्या है, Q है, Q इज थर्ड टर्म, कैसे लिखेंगे, A प्लस 2D होता है वेयर D इज अ कॉमन डिफरेंस, है ना। और क्या है, ये था हमारा थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म बोला है 3, 3 इज इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म कैसे लिखोगे, A प्लस 4D, A प्लस 4D। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे चाहिए D में, है ना, तो Q का वैल्यू तो A प्लस 2D है और 3 का वैल्यू क्या है, A प्लस 4D। तो मैं ये जो A दे के रखा है ना उन्होंने, A को हम क्या कर सकते हैं, निकाल के P लिख सकते हैं। तो इसको मैं इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और जो पहला वाला इक्वेशन 1 बोल देती हूँ ताकि मैं यहाँ पे अभी लिख पाऊँ फ्रॉम 1 and 2।
ओके, फ्रॉम 1 से हम क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू P प्लस 2D, Q इज इक्वल्स टू P प्लस 2D। तो यहाँ पे Q का वैल्यू ये हो गया, इसको मैं बोलती हूँ इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। और हमारे पास है थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन 3 क्या मिलेगा, यहाँ पे लगा देते हैं, ये होगा 3 इज इक्वल्स टू P प्लस 4D। P की वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पे, देख पा रहे हो, ये इक्वेशन 5। तो फ्रॉम 5 में लिख रही हूँ, फ्रॉम 5 P का वैल्यू क्या लिख रही हूँ, 3 माइनस 4D। P का वैल्यू क्या लिख रही हूँ, 3 माइनस 4D। और फ्रॉम 4 हमारा था Q इज इक्वल्स टू P प्लस 2D। तो यहाँ पे हम लिख देंगे P का वैल्यू। P क्या है, 3 माइनस 4D प्लस 2D। तो ये क्या दे रहा है हमें, 3 माइनस 2D दे रहा है। तो इस तरह से हमने क्या किया, सिंप्लीफाई सॉल्व करते करते हमने पी क्यू को डी में कन्वर्ट कर दिया, वही हमारा काम था। तो हमारा अभी फंक्शन बनाते, फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज पी क्यू। पी क्यू को उन्होंने मिनिमम बोल के रखा, तो वो हमारा फंक्शन है। पी का वैल्यू लिखो, डी के फॉर्म में क्या मिला था हमें, पी का वैल्यू हमें मिला था 3 माइनस 4D, और क्यू का वैल्यू मिला था, क्या मिला था, देखो यहाँ पे मिला था क्यू का वैल्यू 3 माइनस 2D। इसको मल्टीप्लाई कर लो, हमें फंक्शन मिल जाएगा 9 माइनस 6D, देन माइनस 12D, देन प्लस 8D स्क्वायर। तो ये एक्चुअली फंक्शन है 9 माइनस 12 प्लस 6 18D, देन ये प्लस 8D स्क्वायर। तो ये हमारा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल D। उन्होंने दे के रखा है कि f ऑफ D इज मिनिमम है, देन व्हाट इज D फॉर दैट। तो हमें तो डेरिवेटिव कंसेप्ट लगाना है यहाँ पे, है ना, AOD का कंसेप्ट है। तो f डैश D निकाल लो, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये 0 माइनस 18 प्लस 2 8 16D। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 18 प्लस 16D इक्वल टू 0 से। तो ये क्या देगा हमें, D इज इक्वल्स टू 18/16, जो कि हमें क्या दे रहा है, 9/8 मिल गया यहाँ पे D। हमें कुछ टेस्टिंग नहीं करना है। अगर आपको चाहिए तो डबल डैश निकाल के देख लो, डबल डैश क्या है, डबल डेरिवेटिव तो पॉजिटिव आ रहा है ना, 16 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो मिनिमम f हैज मिनिमम एट D इक्वल टू 9/8 ओनली, मिल गया हमें, क्या है वो, ऑप्शन नंबर सी है इसका। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। अभी देखते हैं 34th क्वेश्चन, जो कि एक्चुअली बेस्ड है कंसेप्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यस, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्यूब ग्रुप्स ऑफ यूनिटी। बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ minus 8 is equals to 0. The statement number 1 is the roots are non-collinear. Statement number 2 is the roots lie on a circle of unit radius. Yes, both the statements are correct. ये जो इसके रूट्स आएंगे, इसके 3 रूट्स जो आएंगे, रूट नंबर 1 2 3, those would be the roots. Those roots can be represented easily in the argand plane. आर्गेन प्लेन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मिलेंगे, जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमारा सर्कल पास होता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, क्यूबिक इक्वेशन दे के हिंट दिया था नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और लाइंग ऑन अ सर्कल का। ऐसे कभी भी आपको क्यूबिक इक्वेशन पाई जाए जिसके रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे, उसको हम क्लियरली यूनिट सर्कल में डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे जाते हैं वो, ठीक है, यूनिट रेडियस के सर्कल में इसको इंस्क्राइब कर सकते हैं, तीनों पॉइंट्स को हम बता सकते हैं, लाई करते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ हम लोग समझने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थियोरी पे बेस्ड था, तो डायरेक्ट हम इसको आंसर करेंगे कि इसमें दोनों भी स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है, बाय कंसेप्ट्स। दिस इज ट्रू बाय कंसेप्ट्स। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। लेट द इक्वेशन secant x into cosecant x is equals to p have a solution where p is a positive real number. What should be the smallest value of p? Is it half, 1, 2 or minimum does not exist? सिंपल, ये इक्वेशन देखें, उन्होंने पूछा है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p। देखो, ये इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। secant x को लिख सकते हैं 1/cos x, cosecant को लिख सकते हैं 1/sin x इक्वल टू p। अगर मैंने 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, तो डिनोमिनेटर में मुझे इस तरह से मिल रहा है 2 टाइम्स sin x इंटू कॉस एक्स, देन राइट हैंड साइड तो सेम है p। तो इसको मैं लिख पाऊंगी 2/p इक्वल टू, इसको भेज दो राइट हैंड साइड में, 2 टाइम्स sin x इंटू कॉस एक्स, है ना। तो ये तो आपको क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है एक इक्वेशन sin 2x इक्वल टू 2/p। ठीक है, आपको क्या चाहिए, p की मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखो क्या चाहिए आपको, p की स्मॉलेस्ट वैल्यू। p स्मॉलेस्ट रहना मतलब
साइन एक्स क्या, साइन 2x क्या होना, मैक्सिमम. सो साइन 2x इज इक्वल टू 1, द मैक्सिमम वैल्यू. ये आप ले लो तो p की मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, देयरफॉर p हैज टू बी 2. तो इस तरह से ये हो गया ऑप्शन नंबर सी. इसको अदर वे में भी देख सकते हैं. कैसे, देखो मैं बताती हूँ अदर वे क्या है इसका. देखो ये इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती थी, 2/sin 2x इज इक्वल टू p. मुझे कैसे भी p की मिनिमम चाहिए. p मिनिमम होना मतलब ये sin 2x क्या होना, मैक्सिमम होना. sin 2x मैक्सिमम कभी होगा जब इसकी वैल्यू 1 होगी. आप कैसे भी पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो साइन का मैक्सिमम लिख दो यहाँ पे 1. तो 2/1 इक्वल टू p. तो ये भी क्या देगा, आंसर सी देगा. समझ में आ रही बात. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 36. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा where 0 less than theta less than pi by 2 does sin theta plus sin theta into cos theta attain maximum value. और ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, हिट एंड ट्रायल पे आप कर सकते हो, क्योंकि आपको दे के रखा है थीटा क्या है, एक्यूट है. थीटा एक्यूट है तो ज़्यादा जेनरिक वे में जाने की जरूरत नहीं. सिंपल सी एक हिट एंड ट्रायल से आप कर सकते हो. देखो अबाउ 0 बिलो π/2 पे आप एंगल्स ले सकते हो, π/3 π/4 π/6. तो ये 3 ऑप्शन में से ये ले लो. इसमें से मैक्सिमम कौन देगा पता है, 60 डिग्री देगा, क्योंकि साइन तो 0 to 90 में इंक्रीज होता जाएगा, है ना. 0 to 90 में इंक्रीज होता जाएगा. 90 पे ही सबसे हाईएस्ट वैल्यू है. 45 से भी बड़ी वैल्यू कौन देगा, 60 डिग्री एंगल ना. तो यहाँ तो आपको हिंट मिल गई कि ये तीनों ऑप्शन में से भी बेस्ट ऑप्शन क्या है, इसका जो जाएगा बी वाला जाएगा, 60 डिग्री. तो हम इसीलिए हिट एंड ट्रायल से चूज कर लिए, चूज थीटा इज इक्वल टू π/3. बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से मैं इसको सॉल्व करूंगी. ठीक है, ऐसा अप्रोच आपको करना है. तो ये तो सिंपल है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ये अप्रोच. ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइन π/3 प्लस ये तो हो गया ना आंसर. इसका मैक्सिमम वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, जो हो सकता है, क्या हो सकता है. मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं. साइन 60 डिग्री जो है √3/2, और ये भी है √3/2, और वो है 1/2, तो ये हो गया √3/4. तो ये है मैक्सिमम वैल्यू. बट हमें तो वैल्यू नहीं पूछी गई थी, सिर्फ थीटा की वैल्यू पूछी गई थी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी. वो क्या है, ऑप्शन सी है, जिसमें मैक्सिमम वो अटेंड करेगा. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नंबर 37 क्वेश्चन था सेट थ्योरी से. कंसिडर the following statements in respects of sets. पहला स्टेटमेंट है, the union over intersection of sets is distributive. Second, the complement of union of two sets is equal to intersection of their complements. Yes, पहला स्टेटमेंट सही, सेकंड भी सही है. थर्ड वाला देखते हैं, the difference of two sets is equal to empty set, then the two sets must be equal. ये तो हमें समझना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए. तो इसको हम समझेंगे आगे के लाइन में. तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही दे के रखा है. ठीक है, तो पहले तो उन्होंने क्या बोला था हमें, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन. ये तो सही बात है. ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी आप कर सकते हो ना, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी. सो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव. इट इज करेक्ट, ये तो करेक्ट है. पहला वाला हो गया करेक्ट. सेकेंड वाला क्या बोला था, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट. तो ये भी सही है. तो फर्स्ट और सेकेंड तो हमें सही मिल गए. अभी बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की. इफ द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू एम्प्टी सेट देन टू सेट्स मस्ट बी इक्वल. यस, दे हैव टू बी, क्योंकि a माइनस बी एम्प्टी सेट अगर हो तो ही पॉसिबल है कि a इक्वल टू बी हो. बिकॉज व्हाट हैपन्स इफ a इज नॉट इक्वल टू b. आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो. एग्जाम्पल में लेती हूँ, a इक्वल टू समझो है 1 2 एलिमेंट वाला सेट, और b इक्वल टू समझो है 2 और 3. तो a इज नॉट इक्वल टू b है, तो इस केस में आप देख पा रहे हो कि a माइनस बी क्या रहेगा, सिंगलटन 1. तो जब भी a इज नॉट इक्वल टू b रहेगा तभी क्या होगा, a माइनस बी नॉन एम्प्टी रहेगा. इसका मतलब a इक्वल टू b रहेगा तभी जाके हमें ये क्राइटेरिया मिलने वाली है कि a माइनस बी एम्प्टी हो. इसीलिए हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी सही है. तो ये क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी. 1 2 3 ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नंबर 38. कंसीडर 3 सेट्स x y and z having the elements 6 5 and 4 respectively. तो नंबर ऑफ x उन्होंने दे के बोला है 6 है, नंबर ऑफ y बोला है कितना है 5 है, और नंबर ऑफ z बोला है कितना है 4 एलिमेंट्स है. ऑल ऑफ दिस 15 एलिमेंट्स उन्होंने बोला है क्या है, डिस्टिंक्ट है. ये 15 के 15 एलिमेंट्स, टोटल 15 है क्या देख लो. हाँ 15 है, 15 एलिमेंट डिस्टिंक्ट है. डिस्टिंक्ट के मतलब सब अलग अलग है. ठीक है, तो अभी उन्होंने बताया गया एक सेट S जो कि बना है x माइनस वाई यूनियन z से. अभी इसके बारे में हम बात करते हैं.
क्या है, x एंड y के एलिमेंट्स अलग अलग है तो x माइनस वाई क्या होना चाहिए, वो दोनों नॉट इक्वल है, तो x माइनस वाई क्या आना चाहिए, x ही आना चाहिए, x ही आना चाहिए, मानते हो राइट। x से आना, x में से y निकालने जो कुछ कॉमन ही नहीं है तो कुछ निकलेगा नहीं, x ही सेट आएगा, ऐसे कैसे x माइनस वाई का, तो x यूनियन z बन गया, x यूनियन z मतलब नंबर ऑफ s आप निकालो, नंबर ऑफ s कैसे मिलेंगे, नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ z माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन z, है ना, इस तरह से मिलेंगे। तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ x कितना है 6 है, नंबर ऑफ z कितना है 4 है, ये क्या रहेगा 0, क्योंकि इंटरसेक्शन आएगा नहीं, उन्होंने क्या बोला था, डिस्टिंक्ट बोला था, इंपॉर्टेंट सी यहाँ पे बात है, ये डिस्टिंक्ट क्या मतलब इंटरसेक्शन क्या हो गया 0, तो ये हो गया 10, तो नंबर ऑफ s हमें मिल गया कितना 10। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, प्रॉपर सबसेट्स डज s हैव, आपको पता है कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट ऑफ a क्या होती है 2 to the power n, बट हमें अगर प्रॉपर सबसेट चाहिए तो प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला क्या बनता है, इसमें से हमें एक इम्प्रॉपर रहता है जो निकाल लेना रहता है, तो 2 to the power n माइनस 1 होता है, तो ये है हमारा फॉर्मूला जो यहाँ पे हमें लगाना है। सो ये देगा 2 to the power 10 माइनस 1, 2 to the power 10 क्या होता है 1024, 1024 माइनस 1 क्या देगा 1023, जो कि दे के रखा है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट चॉइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39, consider the following statements in respect of the relations and functions. All relations are functions but all functions are not relations. No, it's wrong. देखो सभी रिलेशन फंक्शन नहीं है, कौन से रिलेशन फंक्शन आपको पता है 1 1 एंड मेनी टू 1, ये दो ही रिलेशंस है, आर रिलेशंस विच आर फंक्शन, अदर रिलेशंस फंक्शंस है क्या, विच आर फंक्शंस, अदर रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्लियरली फॉल्स हो गया। सेकेंड क्या बोला है, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, सही है, पहला तो हो गया। सेकेंड क्या बोल रहा था, रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इफ आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ये तो सही बात है, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन ये सही है। थर्ड क्या बोला है, ए रिलेशन इन ए इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, सही बात है ये भी, अगर रिलेशन सेट ए पे डिफाइन है तो रिलेशन सेट क्या हो गया ए क्रॉस ए का सबसेट हो गया व्हेन रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, तो यहाँ पे क्या सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 40 क्वेश्चन है ये हमारा, तो नंबर 40 क्वेश्चन में हमें निकालना है क्या, वैल्यू ऑफ एक्स, इक्वेशन देके रखिए log of 2 to the base 10, log of 10 to the base 2 प्लस log of 10 to the power x to the base 10 इक्वल्स टू 2, तो इसको हमें प्रॉपरली अच्छे से सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं ये चीज़ बोलूँ, ये जो प्रोडक्ट देके रखा है ये प्रोडक्ट का वैल्यू 1 है, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं log of 2 to the base 10 इंटू 1 अपॉन log of 2 to the base 10, और प्लस यहाँ पे देके रखा था log of 10 to the power x to the base 10 इक्वल टू 2, तो ये तो वैल्यू 1 हो गया, चेंज ऑफ बेस लॉ के हिसाब से ये 1 हो गया ना, तो मैं उसको राइट हैंड साइड में सेंड कर दूंगी और लिखूंगी log ऑफ 10 to the power x to the base 10 इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो राइट हैंड साइड मुझे क्या मिलेगा x इंटू लॉग ऑफ 10 to the base 10 एज अ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है 1, तो ये देगा x इक्वल टू 1, आसान सा था ये, है ना, ऑप्शन बी हो गया इसका राइट चॉइस। देख लो एक बार फिर से, सिंपल था ये तो प्रोडक्ट 1 हो गया था, उसको मैंने राइट साइड में भेज दिया, 1 आया, 2 माइनस 1 आया, अभी ये तो पावर रूल यहाँ पे अप्लाई हो गया, x कॉमन ले लिया, x इंटू लॉग ऑफ 10 to the base 10 लिखा, है ना, तो ये देगा ये इक्वेशन, log ऑफ 10 to the base 10 1 होता है, तो x इंटू 1 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। होपफुली आपको सॉल्यूशंस क्लियर हुए, ये इस सेशन में हमने कंप्लीट किया 21 to 40 क्वेश्चंस फ्रॉम द NDA 2021 set A paper, है ना। You have to stay tuned to my YouTube channel Maths and Mathtrix for the detailed solutions of for remaining questions of the NDA 2021 paper. Meanwhile, you can follow me on social media platforms like Twitter, Telegram and Instagram. Let me tell you here, Telegram पे मैं इस lecture की PDF share कर दूंगी. So if you want the PDF of the lecture, you can join the Telegram channel, and you can like and share the session with the near and dear one who are in need, who are also the aspirant like you, so that most of the aspirant connect with us, and do not forget to press the bell icon and subscribe to my channel Maths and Mathtrix to keep getting updates regarding the new uploads. Thanks for watching this video guys. Please stay tuned to Maths and Mathtrix.